सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन, एक कातिल जो पुलिस से बचने के लिए झूठ नहीं बल्कि सच का सहारा ले। सच का सहारा मतलब? हाँ, मतलब कत्ल करे और फिर खुद ही कत्ल की बात बता भी दे। अच्छा, किस उम्मीद में? शायद इस उम्मीद में कि भाई ये आधा अधूरा सच उसे बचा लेगा। हम्म, पर क्या ऐसा हुआ? ये तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल। आज हम कर्नाटक के एक ऐसे ही काफी सनसनीखेज मामले की तहों में उतरेंगे। जी। एक कहानी जहां प्यार था, धोखा था और फिर एक बहुत ही अजीब मतलब हैरान करने वाला कबूलनामा था जिसने सबको चौंका दिया। ये कहानी है इम्तियाज अहमद की। जी। एक स्कूल टीचर थे वो, हाँ। जिनकी 2016 में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हाँ। इस मामले पर जो हमारी जानकारी है वो क्राइम तक यूट्यूब चैनल के एक एपिसोड से है और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, साथ ही द इंडियन एक्सप्रेस में छपे कुछ आर्टिकल से भी। ठीक है, तो मल्टीपल सोर्सेज हैं हमारे पास। हाँ, तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर इस पूरे मामले को जरा खोलते हैं, परत दर परत। हाँ, समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक एक प्रेम कहानी का अंत इतना भयानक हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो जो कातिल था उसने पकड़े जाने के डर के बावजूद सच बोलने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया। ये सवाल तो है। क्यों? कहानी की शुरुआत होती है, देखिए, साल 2005 से। काफी पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, कर्नाटक का कलबुर्गी जिला। हाँ हाँ, नाम बदला था। वहीं पर इम्तियाज अहमद और लक्ष्मी दोनों काफी यंग थे, सरकारी स्कूल में टीचर लगे। अच्छा, दोनों टीचर। हाँ, और किस्मत देखिए, दोनों की पोस्टिंग एक ही स्कूल में हुई। वो पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। ओके। तो साथ काम करते करते पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे वो दोस्ती प्यार में बदल गई। स्वाभाविक है। दोनों पढ़े लिखे थे, समझदार थे, एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये रिश्ता करीब 6 साल चला। 6 साल लंबा वक्त है। हाँ, लेकिन एक एक सामाजिक प्रॉब्लम थी। दोनों के धर्म अलग थे। ओ, तो डर था कि शायद घर वाले शादी के लिए मानेंगे नहीं। ये तो होता है अक्सर। इसी वजह से 2011 में उन्होंने घर वालों को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। अच्छा, चुपचाप। हाँ, शुरू में तो छिपाया, हम्म। लेकिन फिर जब घर वालों को पता चला तो शायद इसलिए कि दोनों के परिवार पढ़े लिखे थे हाँ, शायद समझदार थे। और बच्चों की अपनी एक इमेज भी थी समझदार वाली, तो उन्होंने रिश्ते को मान लिया। अच्छा, ज्यादा विरोध नहीं हुआ। चलो, ये अच्छी बात हुई। शादी के बाद जिंदगी ठीक चल रही थी, खुशहाल थी। उनका एक बेटा भी हुआ। हम्म। मतलब बाहर से देखें तो सब नॉर्मल, सब खुशहाल लग रहा था। हाँ, यहाँ गौर करने वाली बात यह है हम्म। कि वो जो शुरू की मुश्किलें थीं धर्म वाली, उसके उसके बाद? बाद भी उनकी जिंदगी एक तरह से पटरी पे आ गई थी। बिल्कुल। परिवार मान गए थे, जो उस माहौल में हाँ एक पॉजिटिव चीज थी। सही कहा। लेकिन 2014 में कहानी में एक अहम मोड़ आया। अच्छा, क्या हुआ? लक्ष्मी की माँ, हम्म। वो भद्रावती शहर में रहती थी, वो बीमार पड़ गई ओह। और उनकी देखभाल करने वाला कोई था नहीं। लक्ष्मी का बेटा भी छोटा था, तो माँ ने लक्ष्मी से कहा कि भाई अगर हो सके तो अपना ट्रांसफर भद्रावती करवा लो। प्रैक्टिकल बात थी। हाँ, माँ की देखभाल भी हो जाएगी और जब वो स्कूल जाएगी तो माँ बच्चे को देख लेंगी। सही। इम्तियाज ने भी सपोर्ट किया इस आइडिया को। दोनों ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। ओके। अब माँ की बीमारी का कारण दिया था, तो लक्ष्मी का ट्रांसफर जल्दी हो गया। अच्छा, उसका हो गया। हाँ, वो बेटे के साथ भद्रावती चली गई अपनी माँ के पास रहने। इम्तियाज का ट्रांसफर अभी हुआ नहीं था, वो पेंडिंग था। तो वो कलबुर्गी में ही रहे। हाँ, वो कलबुर्गी में ही रहे, लेकिन वो हर वीकेंड मतलब सैटरडे संडे भद्रावती जाते थे पत्नी और बच्चे से मिलने। ठीक है, आना जाना लगा रहता था। हाँ, और इसी दौरान भद्रावती में लक्ष्मी की मुलाकात हुई अपने बचपन के एक दोस्त कृष्णमूर्ति से। बचपन का दोस्त। हाँ, वो उनके पड़ोस में ही रहता था और यहीं से कहानी का रुख बदलना शुरू हुआ। हाँ, यहीं से चीजें कह सकते हैं उलझनी शुरू हुई। हम्म। इम्तियाज कलबुर्गी में, लक्ष्मी भद्रावती में। ये जो दूरी थी और इम्तियाज का वहां ना होना, शायद इसने एक तरह का खालीपन पैदा किया। हो सकता है। और लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति की जो बचपन की दोस्ती थी, हम्म। वो धीरे धीरे नजदीकी में बदली और फिर प्यार में। ओह, दोनों के बीच अफेयर शुरू हो गया। अच्छा। शुरू शुरू में जब इम्तियाज वीकेंड पर आते थे भद्रावती, तो लक्ष्मी कृष्णमूर्ति को कभी रिश्तेदार बता देती, कभी सिर्फ पड़ोसी। हम्म। इम्तियाज को शायद शुरू में शक नहीं हुआ, पर ये कब तक चलता? सही बात है। 2016 आते आते इम्तियाज का ट्रांसफर भी भद्रावती हो गया। अच्छा, फाइनली। हाँ, अब वो परमानेंटली अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वहीं रहने लगे। तो अब अब जाहिर है लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति का पहले की तरह मिलना जुलना मुश्किल हो गया।
इम्तियाज की जो मौजूदगी थी वो उनके रिश्ते पर एक एक पहरे जैसी हो गई। और जैसा होता है अक्सर ऐसी सिचुएशन में, बातें छिपती नहीं है ज्यादा दिन। बिल्कुल। इम्तियाज सीधे साधे इंसान थे, पर उन्हें अपनी पत्नी के बर्ताव में कुछ बदलाव दिखा। कृष्णमूर्ति का लगातार आना जाना शक होने लगा, हम्म। और जल्दी उन्हें लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के अफेयर के बारे में पता चल गया। ओह। फिर? उन्होंने कोशिश की स्थिति को संभालने की, कृष्णमूर्ति को चेतावनी दी, हम्म। यहां तक कि उसे घर बुलाकर समझाया भी कि भाई मेरी शादीशुदा जिंदगी से दूर रहो। ठीक। उन्होंने अपनी सास यानी लक्ष्मी की मां से भी बात की इस बारे में, और लक्ष्मी को भी समझाने की कोशिश की कि ये गलत है। पर लगता है इन कोशिशों का समझाने बुझाने का असर वो बिल्कुल उल्टा हुआ। उल्टा? कैसे? लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति को इम्तियाज की मौजूदगी, उनकी रोक टोक, वो अपने रिश्ते में एक बड़ी रुकावट लगने लगी। अच्छा। उन्हें लगा कि जब तक इम्तियाज है वो खुलकर साथ नहीं रह सकते, और यहीं से उनके मन में वो भयानक ख्याल आया कौन सा ख्याल? जिसने एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया। जी हाँ, हमारे सूत्रों के मुताबिक लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि इम्तियाज को रास्ते से हटाना ही होगा। हटाना होगा मतलब कत्ल? हाँ, ताकि वो बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से जी सकें। उन्होंने बाकायदा एक प्लान बनाया। प्लान? क्या प्लान था? प्लान ये था कि लक्ष्मी रात के खाने में इम्तियाज को बेहोशी की दवा मिला के देगी। ओह माय रा- गॉड। जब इम्तियाज दवा के असर से मतलब गहरे नशे में या बेहोश हो जाएगा, तो लक्ष्मी कृष्णमूर्ति को मैसेज करेगी। और फिर कृष्णमूर्ति घर आएगा और बेहोश इम्तियाज की हत्या कर देगा। और ये सिर्फ एक एक अचानक आया हुआ गुस्सा नहीं था, मतलब सोची समझी योजना थी। बिल्कुल सोची समझी योजना। जैसा बाद में पुलिस जांच में पता चला, उनके व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड्स मिले। अच्छा। उससे पता चला कि जून जुलाई 2016 के दौरान दोनों के बीच हत्या की इस योजना पर काफी डिटेल में बात हुई थी। क्या बात हुई थी? कैसे करना है, कब करना है, सबूत कैसे मिटाने हैं, ये सब डिस्कस हो रहा था। बाप रे। और फिर आखिरकार वो रात आ ही गई, 7 जुलाई 2016 की रात। हम्म। इम्तियाज रोज की तरह काम से घर लौटे और रात का खाना खाया। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खाने में बेहोशी की दवा मिली है। बेचारे। खाना खाकर वो सोने चले गए। और लक्ष्मी? जैसे ही लक्ष्मी को कंफर्म हो गया कि हाँ इम्तियाज दवा के असर में है, गहरी नींद में है या बेहोश है, उसने कृष्णमूर्ति को मैसेज कर दिया। इशारा? कृष्णमूर्ति तैयार बैठा था। वो रात के अंधेरे में लोहे की एक रॉड और एक हथौड़ा लेकर लक्ष्मी के घर पहुंच गया। रॉड और हथौड़ा लेकर? हाँ, लक्ष्मी उसे सीधे उस कमरे में ले गई जहां इम्तियाज सो रहे थे। हे भगवान। और फिर लक्ष्मी की मौजूदगी में कृष्णमूर्ति ने उस बेहोश बेबस इंसान के सिर पर उफ। लोहे की रॉड और हथौड़े से एक के बाद एक कई वार किए। लक्ष्मी के सामने? हाँ, उन्होंने तब तक वार किए जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया कि इम्तियाज की मौत हो चुकी है। ये तो बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, मतलब ठंडे दिमाग से की गई हत्या। बिल्कुल, पति को भरोसे से खाने में दवा देना, फिर प्रेमी को बुलाना और उस लाचार हालत में जान ले लेना, ये उनके इरादे की भयावहता दिखाता है। कोई पछतावा नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, बस रास्ते से हटाने का इरादा। हत्या करने के बाद अगला कदम था सबूत मिटाना। जाहिर है। कृष्णमूर्ति ने इसमें मदद के लिए अपने एक रिश्तेदार शिवराजू उसको फोन करके बुलाया। एक और आदमी शामिल हो गया। हाँ, शिवराजू अपनी इनोवा कार लेकर वहां पहुंचा। ठीक। फिर लक्ष्मी, कृष्णमूर्ति और शिवराजू तीनों ने मिलकर इम्तियाज की लाश को एक बेडशीट में लपेटा। ओके। लाश उठाकर शिवराजू की कार की डिक्की में रखी और रात के अंधेरे में ही पास में जो भद्रा नदी बहती है उसके किनारे ले गए। और वहां उन्होंने लाश को नदी में फेंक दिया। सोचा कि पानी सबूत बहा ले जाएगा। क्लासिक तरीका। इसके बाद तीनों वापस ठहराए, घर में जहां भी खून के निशान थे उन्हें साफ किया, सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। फिर कृष्णमूर्ति और शिवराजू अपने अपने घर चले गए। लक्ष्मी अपने बेटे के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई, या शायद सोने का नाटक किया। यहाँ तक तो ये एक भयानक जुर्म की कहानी है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस मामले को और भी ज्यादा मतलब अजीब बना देता है। हाँ, यहीं से मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। जैसा क्राइम तक के सूत्र में बताया गया है, लक्ष्मी उस रात सो नहीं पाई बिल्कुल। जाहिर है। अपने पति का कत्ल किया था। हाँ। पकड़े जाने का डर उसे खाया जा रहा था। वो एक पढ़ी लिखी स्कूल टीचर थी। शायद उसे ये भी लग रहा था कि पुलिस चालाक होती है, कोई ना कोई सुराग पकड़ ही लेगी। इसी डर में, घबराहट में और शायद अपनी तथाकथित समझदारी के ओवर कॉन्फिडेंस में उसने कृष्णमूर्ति से पूछे बिना अकेले ही एक बहुत अजीब प्लान बनाया। क्या प्लान? उसने सोचा क्यों ना वो खुद ही इम्तियाज के भाई एजाज अहमद को फोन करके कत्ल की बात बता दे। क्या? खुद ही बता दें? हाँ, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं,
कहानी को तोड़ मड़ोड़ कर अपने फेवर में पेश करे। ये सुनने में ही बड़ा अटपटा है ना? हाँ। हत्या के ठीक अगले दिन यानी 8 जुलाई 2016 की सुबह लक्ष्मी ने अपने देवर एजाज अहमद को फोन किया। और क्या कहा? फोन पर रोने लगी और एक कहानी गढ़ी। उसने कहा, भैया इम्तियाज मुझे बहुत मारता पीटता था, टॉर्चर करता था। अच्छा। ये तो नई बात थी। हाँ। उसका किसी और लड़की से चक्कर भी चल रहा था। कल रात उसने फिर मुझ पर हाथ उठाया। मैं अपनी जान बचा रही थी और उसी हाथापाई में गुस्से में मुझसे उसका कत्ल हो गया। सेल्फ डिफेंस की। हाँ। फिर बोली, अब मैं क्या करूं? अगर मैं जेल गई तो हमारे बेटे का क्या होगा? प्लीज किसी को कुछ मत बताना, मेरी मदद करो। उसकी सोच क्या रही होगी यहाँ? मतलब क्या उसे लगा कि भाई को तरस आ जाएगा? शायद करा लेगी। उसने सच कि कत्ल हुआ है और उसी ने किया है और झूठ, वजह और हालात, इसका एक कॉकटेल बना दिया। हम्म। ये सिर्फ डर था या बचने की एक सोची समझी चालाकी भरी चाल थी जिसमें सच का इस्तेमाल ही ढाल की तरह किया जा रहा था? हो सकता है। आमतौर पर तो आरोपी या तो इनकार करते हैं या पूरी झूठी कहानी बनाते हैं। इसका सच का एक हिस्सा इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि शायद उसे लगा कि पढ़े लिखे देवर को थोड़ी सच्चाई ज्यादा भरोसेमंद लगेगी। और बच्चे की दुहाई देकर इमोशनली ब्लैकमेल कर लेगी। हाँ बिल्कुल, एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स मनोवैज्ञानिक चाल थी ये, भले ही नाकाम रही। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी की ये चाल बिल्कुल कामयाब नहीं हुई। एजाज अहमद को अपनी भाभी की इस कहानी पर जरा भी यकीन नहीं आया। क्यों? वो अपने भाई इम्तियाज को जानता था कि वो सीधा साधा, शांत और नॉन वायलेंट किस्म का इंसान था। अच्छा। उसे ये मारपीट या अफेयर वाली बात हजम ही नहीं हुई। एजाज को फौरन शक हो गया कि दाल में कुछ बहुत ज्यादा काला है। तो उसने क्या किया? उसने लक्ष्मी की बात मानने या उसे बचाने या मामले को छुपाने के बजाय बिल्कुल सही कदम उठाया। क्या? वो फौरन भद्रावती न्यू टाउन पुलिस स्टेशन गया और पुलिस को सारी बात बता दी जो लक्ष्मी ने उसे फोन पर कही थी। पूरी बात? कत्ल वाली भी? हाँ, कि उसकी भाभी ने खुद कबूल किया है कि उसने उसके भाई इम्तियाज का कत्ल कर दिया है। अब पुलिस के लिए भी ये एक अजीब सिचुएशन थी। बहुत अजीब। एक औरत फोन पर अपने देवर को बता रही है कि उसने पति का कत्ल किया है, लेकिन उस पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट तक कहीं दर्ज नहीं। हाँ, किसी को पता ही नहीं इम्तियाज कहाँ है। जिंदा भी है या नहीं, लेकिन कत्ल के बाद सामने आई थी तो मामला बहुत गंभीर था। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया, जांच शुरू की। पुलिस ने बहुत शांति से और समझदारी से तहकीकात आगे बढ़ाई। सबसे पहले कंफर्म किया कि क्या वाकई इम्तियाज लापता है। पता चला, हाँ, 7 जुलाई की शाम के बाद किसी ने नहीं देखा। ओके। पुलिस ने लक्ष्मी के घर गई, उसकी माँ से पूछताछ की। माँ को भी कुछ खास पता नहीं था, बस यही कि दामाद सुबह से घर पर नहीं है। और लक्ष्मी से? फिर पुलिस ने लक्ष्मी से पूछताछ की। लक्ष्मी ने पहले तो वही रटा रटाया जवाब दिया, इनकार किया। कि उसे कुछ नहीं पता। हाँ, कि इम्तियाज सुबह कहीं चले गए हैं। लेकिन उसके चेहरे की घबराहट, बातों में जो कॉन्ट्रडिक्शन था, पुलिस का शक गहरा हो गया। यहाँ पुलिस ने सही दिशा पकड़ी। उन्होंने लक्ष्मी का फोन नंबर लिया और सबसे पहले उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मतलब सीडीआर निकलवाए। सीडीआर। सीडीआर से पता चलता है कि किस नंबर से कब, किससे, कितनी देर बात हुई, मैसेज हुए। और साथ ही पुलिस ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लक्ष्मी के फोन से व्हाट्सएप चैट रिकवर किए। डिलीटेड चैट भी? हाँ, वो चैट भी जो डिलीट कर दिए गए थे। अच्छा। और यहीं से केस की परतें खुलनी शुरू हुई। क्या मिला चैट्स में? सीडीआर और रिकवर किए गए व्हाट्सएप चैट्स ने साफ कर दिया कि लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के बीच लगातार कांटेक्ट था। खासकर 7 और 8 जुलाई की रात, यानी हत्या वाली रात, और उसके बाद दोनों के बीच देर रात तक लंबी बातचीत हुई थी। ओह। उन चैट्स में न सिर्फ उनके अफेयर का जिक्र था, बल्कि हत्या की प्लानिंग से जुड़े चौंकाने वाले सबूत भी थे। प्लानिंग के सबूत? हाँ। इन पुख्ता डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस ने बिना देर किए कृष्णमूर्ति को हिरासत में ले लिया। अच्छा, अब दोनों गिरफ्त में? हाँ, अब दोनों मुख्य संदिग्ध पुलिस की गिरफ्त में थे। पुलिस ने पहले अलग अलग पूछताछ की, फिर आमने सामने बिठाकर सख्ती से सवाल जवाब किए। आखिरकार वो डिजिटल सबूतों का बोझ, पुलिस की लगातार पूछताछ का दबाव, लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति ज्यादा देर टिक नहीं पाए। टूट गए। हाँ, दोनों टूट गए और उन्होंने इम्तियाज अहमद की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। कबूल कर लिया? हाँ, पूरी साजिश बताई और ये भी बताया कि हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने भद्रा नदी में फेंक दिया था। उनके कबूलनामे के बाद पुलिस ने 9 जुलाई 2016 को गोताखोरों और लोकल मछुआरों की मदद से भद्रा नदी में तलाशी अभियान चलाया। लाश मिली? हाँ, जल्दी उन्हें इम्तियाज अहमद की लाश नदी से बरामद हो गई।
लाश मिलने के बाद ये केस पूरी तरह से खुल चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी हत्या की पुष्टि कर दी। मौत का कारण सिर पर किसी भारी और भोता हथियार से की गई गंभीर चोटें बताया गया। वो रॉड और हथौड़ा। हाँ, पुलिस ने बाद में कृष्णमूर्ति की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार, वो लोहे की रॉड और हथौड़ा भी बरामद कर लिए। फोरेंसिक जांच में पता चला कि बरामद हथियार से लगी चोटें ही मौत का कारण थीं। तो अब पुलिस के पास सारे सबूत थे। हाँ बिल्कुल, एक पहाड़ था सबूतों का। लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति का कबूलनामा, उनके व्हाट्सएप चैट रिकॉर्ड्स जिसमें साजिश का जिक्र था, फोरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामद आलाए कत्ल और गवाह। और उन गवाहों के बयान जिन्होंने लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति के अफेयर की पुष्टि की थी। शिवराजू, जिसने लाश ठिकाने लगाने में मदद की, उसकी भूमिका भी साफ हो गई थी। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा। लक्ष्मी, कृष्णमूर्ति और शिवराजू के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक साजिश, हाँ, धारा 302 यानी हत्या और धारा 201 यानी सबूत मिटाने के तहत केस दर्ज हुआ और सुनवाई शुरू हुई। ये केस कई साल चला। आखिरकार अगस्त 2023 में भद्रावती की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट की जज श्रीमती इंदिरा मैलस्वामी चिट्टियार ने इस पर अपना फैसला सुनाया। क्या फैसला आया? अदालत ने लक्ष्मी, फैसले के वक्त उम्र 29 साल, और कृष्णमूर्ति, उम्र 30 साल, को इम्तियाज अहमद की हत्या और साजिश रचने का दोषी पाया और दोनों को मौत की सजा सुनाई। मौत की सजा? हाँ, और लाश ठिकाने लगाने में मदद करने वाले शिवराजू, उम्र 32 साल, को सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए 7 साल कैद की सजा दी गई। इंडियन एक्सप्रेस के लेख के अनुसार जज ने अपने फैसले में एक बहुत जरूरी टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा, शिक्षक वो होते हैं जो समाज का भविष्य बनाते हैं, जो बच्चों को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते हैं। सही बात। लेकिन इस मामले में पहली आरोपी लक्ष्मी ने इस पवित्र पेशे को कलंकित किया है। वो पढ़ी लिखी महिला थी, अगर रिश्ते में खुश नहीं थी तो कानूनन अलग होने का, तलाक का विकल्प था। बिल्कुल। लेकिन उसने पति की इतनी बेरहमी से हत्या का रास्ता चुना जिसे किसी भी तरह माफ नहीं किया जा सकता। अदालत ने इस अपराध की क्रूरता और ठंडे दिमाग से की गई प्लानिंग को देखते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना। विरलों में विरलतम। हाँ, और इसीलिए अधिकतम सजा यानी मौत की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों को यह भी आदेश दिया कि वो इम्तियाज अहमद की बूढ़ी मां को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दें। हाँ। हालांकि ये बताना जरूरी है कि भारत में निचली अदालत की मौत की सजा पर अमल के लिए हाई कोर्ट की कंफर्मेशन जरूरी होती है। हाँ, ये नियम है। और दोषियों ने भी इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, तो ये मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया में है। तो ये थी कहानी इम्तियाज अहमद हत्याकांड की। एक ऐसी कहानी जहां कातिल ने बचने के लिए सच का ही नकाब पहनने की कोशिश की। हाँ, अजीब कोशिश थी। लेकिन वही आधा अधूरा सच और उसके पीछे छिपी भयानक साजिश आखिरकार उसी के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। तो इसका मतलब क्या निकलता है? यही कि उसकी चाल पूरी तरह उल्टी पड़ गई। हाँ, सच को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश उसे बचा नहीं पाई। बिल्कुल। ये मामला वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई इंसान किसी जुर्म को कबूल करता है तो क्या हम हमेशा उसके कबूलनामे के पीछे का असली मकसद समझ पाते हैं? ये गहरा सवाल है। क्या हर कबूलनामा पूरी और सच्ची कहानी ही होती है, या उसमें भी अपनी कहानी को अपने पक्ष में गढ़ने की, या सहानुभूति बटोरने, या सजा कम करवाने की कोई छिपी हुई कोशिश हो सकती है? हाँ, ये मुमकिन है। कबूलनामे के पीछे की मंशा को समझना जरूरी है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। हाँ। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय और उससे जुड़े दिलचस्प स्रोतों के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।